सम्राट अशोक पहुंचे तक्षशिला। अशोक के तक्षशिला में आने की सूचना नगर निवासियों ने सुनी। वे अशोक के स्वागत में अपने नगर से बाहर निकल पड़े। सभी ने अपने हाथों में मंगल घट ले अशोक का स्वागत किया। अशोक ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा, तक्षशिला के निवासियों, मैं राजकुमार अशोक आज तुम्हारे राज्य में अतिथि बनकर आया हूँ। आप सभी ने जो अपने नगर से बहुत दूर बाहर आकर मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। किंतु अतिथि होने के साथ साथ मैं विद्रोहियों का शत्रु भी हूँ। मैं विद्रोह के कारण को समझने की कोशिश में सफल नहीं हो पाया। पता नहीं यहाँ इतने महान नागरिकों के रहते हुए भी विद्रोह क्यों हुआ। मेरे पिता सम्राट बिंदुसार आपको अपनी आदर्श प्रजा मानते हैं, किंतु फिर भी ना जाने क्यों आप अपने पिता के समान पालन करने वाले सम्राट के विरुद्ध हैं। अशोक की बातों को सुन तक्षशिला के निवासियों का एक समूह उसके निकट तक पहुंचा और बोला, राजकुमार अशोक, तक्षशिला के निवासी ना तो आपके विरुद्ध हैं और ना ही अपने सम्राट के। हम अपने राज्य के शासक और अधिकारियों के विरुद्ध हैं। हम उनको तथा युवराज सुमन को नहीं चाहते, क्योंकि वे हमारे कष्टों को दूर नहीं करते। हम आपको अपना शासक बनाना चाहते हैं। अशोक ने अपने विशेष दूत द्वारा तक्षशिला के सभी समाचार सम्राट बिंदुसार को पाटलिपुत्र लिख भेजे। पाटलिपुत्र से सम्राट का उत्तर आया, आज से राजकुमार अशोक तक्षशिला के शासक बनाए जाते हैं। युवराज सुमन को पाटलिपुत्र वापस भेज दिया जाए। सम्राट की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और सुमन पाटलिपुत्र लौट आया। युवराज सुमन पाटलिपुत्र में आकर भी अपनी आदतों को सुधार ना सका। उसके चरित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना देखकर सम्राट चिंतित रहने लगे। किंतु चिंता करने से मिलता क्या है। समय के साथ साथ सम्राट की चिंता भी बढ़ती गई। उन्हें अपनी मृत्यु के बाद सुमन के हाथों मगध साम्राज्य के नष्ट होने का अंदेशा रहने लगा। उन्होंने सुमन को अनेक बार समझाया बुझाया, पर सब व्यर्थ गया। किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें दिखाई नहीं पड़ा। आखिर एक दिन सम्राट इसी चिंता में चल बसे। सम्राट की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठने का अधिकार सुमन को मिलता, क्योंकि वह उनका बड़ा पुत्र था। साम्राज्य के सारे मंत्री सुमन के विरुद्ध थे। सभी मंत्रियों ने, जिनकी संख्या 500 थी, मिलकर एक सभा की। उसमें सबने एकमात्र होकर निश्चय किया, सुमन मगध के राजकाज को नहीं चला सकता। अशोक ही राजकाज को चलाने की शक्ति रखता है, अतः हम अशोक को ही अपना राजा चुनते हैं। महामंत्री ने मंत्री सभा के इस निश्चय की सूचना अपने दूत के हाथ तुरंत ही अशोक के पास तक्षशिला भेज दी। दूत पत्र लेकर तक्षशिला पहुंचा। दूत को देखते ही अशोक का मन अनेक शंकाओं से भर उठा। अनेक प्रकार की भली बुरी शंकाएं उसके मन में उठने लगी। दूत ने अभिवादन कर महामंत्री राधा गुप्त का पत्र अशोक को दिया। इस पत्र में लिखा था, राजकुमार अशोक, मगध सम्राट बिंदुसार की मृत्यु पर शोक करने का अवसर नहीं है। आज मगध के विशाल साम्राज्य की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सुमन विलासी है, वह राजकाज के अयोग्य है। मगध का सिंहासन भी खाली नहीं रखा जा सकता, इसीलिए मगध के साम्राज्य को आकर संभालो। अशोक ने महामंत्री के भेजे पत्र को पढ़ा। पढ़ते ही उसका मन शोक से भर उठा। कुछ क्षणों के बाद ही उसके मस्तिष्क में विचार घूम उठे और वह आप ही आप बड़बड़ा उठा, नहीं, मगध के सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो मेरा बड़ा भाई सुमन का है। तो क्या मुझे सिंहासन के लिए भाई से युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, मैं बड़े भाई से युद्ध नहीं करूंगा। पर इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा? क्या सारे साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने दूं और प्रजा में अशांति फैलने दूं? नहीं, प्रजा में सुख और शांति बनाए रखने के लिए मैं गृह कलह की नीति को भी अपनाऊंगा। विलासी और अनाचारी को मिटाने के लिए ही तो नीति कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बतलाई थी। और फिर भूमि तो वीरों के लिए है, ना कि सुमन जैसे विलासी और कायर के लिए। इसीलिए सुमन का विरोध करना ही मेरा कर्तव्य है। यही सब सोचते हुए अशोक ने तुरंत ही महामंत्री राधागुप्त के नाम एक पत्र लिखा। महामंत्री, मैं मंत्री सभा के मत से सहमत हूँ।
तक्षशिला के वीर सैनिकों को लेकर शीघ्र ही पाटलिपुत्र पहुंच रहा हूं। युवराज सुमन को जब यह समाचार मालूम हुआ तब उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसे गुप्तचरों से अशोक की सेना सहित आने की खबर मिली तब वह हक्का बक्का सा रह गया। उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ही अशोक के पास खबर लिख भेजी, भाई अशोक, तुम अपनी सेना को नगर के बाहर रख कर ही नगर में प्रवेश कर सकते हो। अशोक इस खबर को सुनते ही भड़क उठा। उसकी नसों में जोश भर गया। उसने उत्तर में सुमन को लिख भेजा, मैं सेना सहित नगर में प्रवेश करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सिंहासन को भी लेने आया हूँ। यदि तुम में शक्ति है तो मेरा सामना करो, नहीं तो मगध का सिंहासन मुझे सौंप दो। सुमन उत्तर पढ़कर हड़बड़ा गया। उसे कुछ भी सूझ ना पड़ा। अंत में सेना को लेकर अशोक का सामना करने चल पड़ा। पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। घमासान युद्ध हुआ। सुमन मारा गया। अशोक मगध के साम्राज्य का अधिकारी बना। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अशोक मगध के राज सिंहासन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।